सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम है दिव्यांश भटनागर और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्यून नाम से सर्च करिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो कंटेंट्स है इस चैनल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का कंटेंट मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक से हेल्थ केयर रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल साइंस से रिलेटेड कंटेंट्स इसमें आते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। मैं जानता हूँ ये जो कंटेंट है, जो वीडियो है, काफी टाइम बाद आ रहा है, पर कोशिश करूंगा कि अब से अपने काम से हटके थोड़ा सा इस काम पर भी ध्यान दूं और रेगुलर वीडियो अपलोड करूं। तो आज हम मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या मतलब इसमें ऐसी क्या खासियत है कि हमने एक पूरी अलग कैटेगरी बनाई है एंटीबायोटिक्स की, जिसे मैक्रोलाइड्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैक्रोलाइड्स जो होती है, सबसे पहले बात करूं, मैक्रोलाइड्स का मतलब होता है मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग से कुछ बनी। अब ये जो मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग है, ये होती क्या है? मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग का मतलब, मैक्रोसाइक्लिक वर्ड्स में मैक्रो मतलब बड़ा, साइक्लिक मतलब कोई साइक्लिक रिंग। तो ये लेक्टोन रिंग्स होती है जो बहुत बड़ी होती है। मतलब हम नॉर्मली 3, 4, 5 मेंबर्ड को तो गिनते ही नहीं, जबकि लेक्टोन रिंग 3 मेंबर्ड से स्टार्ट हो जाती है, बेसिक रिंग से स्टार्ट हो जाती है। फिर भी मैक्रोसाइक्लिक मतलब आप 8 मेंबर्ड से बड़ी रिंग हो, जबकि जो बेसिक जो मैक्रोलाइड्स की ड्रग होती है, हम बेसिक इरिथ्रोमाइसिन को मानते हैं, हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे, तो वो 14 मेंबर रिंग होती है उसमें। तो बेसिक जब अगर हम 14 मेंबर कंसिडर कर रहे हैं तो हमें 8 मेंबर के बारे में सोचने की, जानने की जरूरत है। इसके पास मैक्रोसाइकिल में कौन कौन सी मोइटी हो सकती है? आपके पास अमीनो नाइट्रोजन हो सकता है, NH2, NH या N वाला। अमाइड नाइट्रोजन हो सकता है, जिसमें C डबल बॉन्ड ON वाला जो ग्रुप होता है वो। ऑक्साजोल रिंग हो सकती है। ऑक्साजोल का मतलब ऑक्सा प्लस एजोल। एजोल मतलब वो जिसमें नाइट्रोजन आ रहा हो। यूजुअली दो नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड करते हैं, लेकिन जैसे इमीन वगैरह के केस में। पर जब हम साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हो अजोल बन जाता है। तो ऑक्साजोल मतलब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन रिंग। थायाजोल मतलब सल्फर प्लस नाइट्रोजन रिंग। बेंजीन रिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर कुछ होता ही नहीं है इसमें। लेक्टम्स इसमें इंक्लूड नहीं होती। लेक्टम्स एक पूरी अलग क्लास है। बीटा लेक्टम्स एक पूरी अलग रिंग होती है, जिसमें हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, एक क्वाड्रिलेटरल रिंग होती है 4 मेंबर्स की। इसमें एक मेंबर नाइट्रोजन होता है, हीट्रो एटम, और उसमें कीटोन ग्रुप भी होता है, आपको कार्बोनिल ग्रुप होता है। नाइट्रोजन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। नॉर्मल यूजुअल आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी C1 कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। और बीटा पोजीशन से क्यों हम कहते हैं? क्योंकि बीटा पोजीशन से जुड़े हुए होते हैं अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप से आपकी SAR जो वगैरह है, मेजरली वो इफेक्ट होते हैं। तो बीटा लेक्टम्स की हम कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। पहले हम मैक्रोलाइड्स की बात करेंगे। मैक्रोलाइड्स नॉर्मली अगर 12 से 16 मेंबर के अपन मान ले, तो उससे बड़ी भी होती है। एवरेज हमने 12-16 मेंबर की मानी, उससे बड़ी भी होती है, जैसे टेक्रोलीमस। टेक्रोलीमस ग्राफ्ट रिजेक्शन को, मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन के अगेंस्ट में काम आती है। जब भी हमारी कोई ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, तब टेक्रोलीमस को लिया जाता है। ये साइक्लोस्पोरिन की तरह इसका मैकेनिज्म होता है। ये भी कैल्सिन्यूरिन को इनिबिट करती है। अंतर ये है कि इसकी जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग एफिनिटी है, वो किसी और रिसेप्टर के लिए होती है, मैकेनिज्म वजह से मैं कहीं और बाइंड करती है। इसका फायदा क्या होता है? ये 100 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है साइक्लोस्पोरिन से। तो कभी इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जरूर टेक्रोलीमस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेक्टोन्स का मतलब बहुतों को नहीं पता होता है, जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के है या हेल्थ केयर बैकग्राउंड के, उन्हें पता होता है। अब जो लेक्टोन्स होते हैं, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक लेक्टोन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों रिंग में आपको कॉमन दिख रहा होगा ये दो ऑक्सीजन एटम। ये दो ऑक्सीजन एटम नहीं,
ये एस्टर ग्रुप है, इसमें लिखा भी है इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एस्टर होते हैं। साइक्लिक एस्टर तो कोई भी हो सकता है, पर इसमें क्या खासियत है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एस्टर तो होते हैं पर ये इंटरमॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं, और ये इंटरमॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन होता किसका है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो होता है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, किसमें, COOH, ठीक है। तो OH और COH जब ग्रुप एक साथ आ रहे हैं तो उसे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे। उनका इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन मतलब बाहर से कोई मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, विद इन मॉलिक्यूल एस्टरिफिकेशन हो रहा है, मतलब एस्टर फंक्शन ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 या 6 मेंबर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उन्हें गामा और डेल्टा इलेक्ट्रॉन कहते हैं रेस्पेक्टिवली। 3 और 4 मेंबर्ड मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स में आते हैं, उन्हें अल्फा और बीटा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अनस्टेबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब ऐसे अगर आपको बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा ग्रुप आपको दिख रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी मोइटी आपको दिख रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में है, और मैक्रोलाइड्स में ऐसी मोइटी पाई जाती है। अंतर ये होता है कि 5, 6 या 3, 4 मेंबर नहीं होते, ज्यादा बड़े मेंबर होते हैं, बियॉन्ड 10 मेंबर अब मान के जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बड़ा सिंपल है। एक भाषा में बोलूं, एक लाइन में बोलूं तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कुछ डीएनए सिंथेसिस, कुछ आरएनए सिंथेसिस को, और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लास की। प्रोटीन सिंथेसिस में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड चेन को जोड़ता है, पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स को ट्रांसफर करता है, जिससे पेप्टाइड्स जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। मोस्ट बेसिक यूनिट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, फिर प्रोटीन्स बन रहे हैं। प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करते हो, अगर डाइजेशन कभी किसी ने पढ़ा हो, तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं अपने इंटेस्टाइन में, तो वो पेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो यही पेप्टाइड्स का सिंथेसिस जब होता है, एनाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन्स बनते हैं। ये इस चीज को इनहिबिट कर रहा है, ये जो मैक्रोलाइड्स इनहिबिट करती है। अब होता क्या है, ये पेप्टाइड्स जो होते हैं ये टीआरएनए से अटैच्ड होते हैं। टीआरएनए को इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। पेप्टाइड ट्रांसफर इस पेप्टाइड को ट्रांसफर करता रहेगा टीआरएनए पे, टीआरएनए और जुड़ता जाएगा, पेप्टाइड जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बनेगा। तो इस चीज को इनहिबिट कर देता है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज को जुड़ने नहीं देता है, टीआरएनए की साइट पर बाइंड हो जाएगा रिवर्सिबली। ये रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है टीआरएनए, पेप्टाइड ट्रांसफरेज को जुड़ने नहीं देता। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप्स के होते हैं और यूकैरियोट्स में 80s टाइप्स के होते हैं, तो इनकी एफिनिटी 70s वालों की तरफ होती है। तो अपने जो राइबोसोम्स होते हैं वो बचे हुए रहते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स 70s होते हैं, उसकी एक सब यूनिट होती है 50s, दूसरी होती है 30s। तो 30s वाले अलग होते हैं। 50s पर ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, उसकी एक पी साइट होती है, बाइंडिंग साइट होती है इसकी। पी साइट प्रोटीन या पेप्टाइड बायोसिंथेसिस के या पेप्टाइड ट्रांसफर्स के साइट होती है, मतलब पेप्टाइड ट्रांसफर उससे जुड़ता है उस पी साइट से, उस पर ये एंटीबायोटिक जुड़ जाती है, इसलिए उसका नाम पी साइट। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जब पी साइट पर जुड़ती है तो पेप्टाइड ट्रांसफर जुड़ नहीं पाता। जब वो जुड़ नहीं पाता तो जो ये आगे का प्रोसेस है पेप्टाइड्स का जुड़ना, प्रोटीन बनना, वो नहीं हो पाता। ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉग्मा, पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड टीआरएनए और एमआरएनए जुड़ते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली वो कर पाए। ये इनिशिएशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, पेप्टाइड्स के जुड़ने का। तो इनिशिएटिंग स्टेप पर ही है, ट्रांसलेशन की इनिशिएटिंग स्टेप पर ही मैक्रोलाइड्स काम करते हैं और उसे इनहिबिट कर देते हैं। इनका एक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक होने के नाते ये जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कुछ एजेंट्स होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह। पेनिसिलिन और इसके ड्रॉबैक, जो साइडल एजेंट जितने भी होते हैं उनकी ड्रॉबैक ही होती है। काम असरदार करते हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करते, पर अगर कोई बैक्टीरिया बाय चांस बच गया या इनएक्टिवेट हो गया, वो बस मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो जो स्पीशीज वो पैदा करेगा उसमें कोई म्यूटेशन हो गया,
म्यूटेशन अगर होता है तो जो अगली जो स्पीशीज पैदा होंगी वो म्यूटेंट्स होंगी, मतलब कि अब उसका जो साइडल इफेक्ट है बैक्टीरियल साइडल एजेंट का, मतलब एंटीबायोटिक का, वो काम नहीं करेगा। इसलिए ग्रोथ को इनहिबिट करो जिससे वो मरते नहीं है। जब बैक्टीरिया मरते नहीं है तो वो इनएक्टिवेट अपने वैसे ही हो जाते हैं और इसमें म्यूटेशन की चांसेस कम से कम होते हैं या फिर नहीं होते, तो लंबे टाइम तक ये असर कर सकती है, टॉलरेंस डेवलप नहीं करती इस कारण से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपन ने एंटीबायोटिक एक्शन इसका देखा, एंटीबैक्टीरियल एक्शन देखा, पर इसका एक और एक्शन होता है, इसे इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शन, इम्यूनोमोडुलेशन कहते हैं। एक डिजीज है डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंटीबायोटिक जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इनके पास इम्यूनोमोडुलेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो अपन ने डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में देखी। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों अलग चीज होती है। ट्रीटमेंट मतलब आप उस डिजीज के कॉज को एलिमिनेट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट मतलब आप कॉज को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। ये एशिया में ज्यादा पाया जाता है ड्यू टू जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस डिजीज होता है, इसमें इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी होती है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो इसमें किसी न किसी कॉज से ब्रोंक्यूलर इन्फ्लेमेशन होता है। जो एंटीजेंस होते हैं वो ब्रोंक्यूल रीजन में जाते हैं, ब्रोंक्यूल के बाद एल्विलाई होता है, तो एल्विलाई के केस तो मतलब आपको निमोनिया में मिलेंगे, पर ब्रोंक्यूलर इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, और इन्फ्लेमेशन में नॉर्मल सूजन आती है, आपके म्यूकस रिलीज होता है, तो इस कारण से एयरवेज ब्लॉक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम के कारण होता है। इम्यून सिस्टम जैसे ये मास्ट सेल्स से जितने भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, फाइगोसाइट्स हो गए, इन सबको बहुत बढ़ा देते हैं, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस वगैरह को, उस कारण से ये सब होता है। तो अगर इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, सप्रेशन इनडायरेक्टली आपके सिम्टम को, जो आपका एबनॉर्मलिटी हो रही है डीपीबी से, उसको कम कर देता है। ट्रीट नहीं करेगा, कॉज को एलिमिनेट नहीं करेगा, बट ये डीपीबी के सिम्टम को डाउन कर देगा, इम्यून सिस्टम को डाउन करके। अपने पास एक नई टर्म आई है, पेन ब्रोंकियोलाइटिस। अब पेन ब्रोंकियोलाइटिस एक रेयर डिजीज होता है जो कि बहुत कम, शायद किसी ने नाम नहीं सुना होगा पहले। नई टर्म आई तो हमें डिस्कस करना जरूरी होता है। पेन ब्रोंकियोलाइटिस में दो चीजें होती है, ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एरिया ब्रोंक्यूल्स, क्रॉनिक साइनसाइटिस, मतलब नैरोइंग ऑफ द पैसेज, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। डिफ्यूज वर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। किसी न किसी कारण से लेसिन अपीयर्स हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह लेसिन अपीयर होगी। लेसिन मतलब आप थक्के मान लो, पस के या म्यूकस के, जो भी है इन्फेक्शियस फ्लूइड के, वो सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो एक जगह जो कंडीशन है वो दूसरी जगह भी होगी। इसके जो सिम्टम्स, नॉर्मल बेसिक सिम्टम्स, कफिंग, लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्पूटम का रिलीज होना, और एक्सर्शनल ब्रीथलेसनेस, मतलब कोई एक्सर्टिंग एक्टिविटीज आप करोगे, एक्सर्शन करोगे, एक्सरसाइज वगैरह, भागोगे वगैरह, डीप ब्रीथिंग करोगे, आपको सांस नहीं आएगी, मतलब ब्रीथलेसनेस आपको लगेगी कि सांस नहीं आ रही। अगर ये प्रोग्रेस होती गई, मतलब इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम से, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो डेथ आना तो तय है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ, और एनवायरमेंटल सिस्टमिक फैक्टर्स होते हैं। रेस्ट कोई फैक्टर अगर होता है इसमें, कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो अभी पूरी तरीके से उसकी खोज नहीं। यूजेस हम देखते हैं मैक्रोलाइड्स के, तो नॉर्मल जितने भी आपके इन्फेक्शंस होते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के होते हैं तो ये बेस्ट है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक्स काम करती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डिसाइड करें कौन सा ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, कौन सा ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, वो कभी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर मैक्रोलाइड्स की
बारे में बता देता हूँ। ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती है, बट इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उनके केस में मैक्रोलाइड्स ज्यादा असरदायक साबित होती है। तो नॉर्मल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ नॉर्मल बेसिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस है जो ट्रीट हो सकते हैं मैक्रोलाइड्स से। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट को खत्म कर देता है, उसकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर देता है या रोक देता है। नेक्स्ट स्लाइड है साइड इफेक्ट। जो रेगुलर यूज करता है मैक्रोलाइड्स को, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये साइड इफेक्ट्स तो दिखे। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। अगर अच्छा टॉलरेट करने की जो है कैपेबिलिटी है, उसमें अच्छी कैपेबिलिटी है, तो उसको हल्का सा जी घबराना, हल्का सा पेट दर्द वगैरह होगा। रिपीटेड यूजेस में, ज्यादा यूजेस में, तो ये ऊपर के 4 कॉमन साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। साथ ही साथ एनोरेक्सिया भी हो सकता है। एनोरेक्सिया 1 से 2% लोगों में होता होगा शायद। इसका मतलब होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर, आपका वेट तो कम है पर आपको लगता है आपका वेट बढ़ रहा है तो आप खाना छोड़ देते हो। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये परसेप्शन बेस्ड है। तो अगर आप रिपीटेड डोजेज हटा लोगे, डोजेज रेजिम चेंज कर लोगे, तो ये साइड इफेक्ट हट जाएगा। डोजेज रेजिम में एक नई टर्म मैंने यूज करी है, उसके बारे में भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। अदर साइड इफेक्ट्स जो रेयरली होते हैं, कार्डियक अरिथमियास, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, रेयरली कहीं देखेंगे। एबनॉर्मल लिवर फंक्शन हो सकता है किसी के हो, रेयर चांस। डेफनेस और टिनिटस। टिनिटस बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। टिनिटस का मतलब होता है कि आप, अगर आपको टिनिटस है, इसका मतलब आपको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पर एक्चुअली कोई सोर्स नहीं साउंड का, एक्चुअली में आवाज नहीं, बस आपको लग रहा है कि आवाज आ रही है। इसलिए इसे रिंगिंग ईयर्स कहते हैं, मतलब कानों में घंटियां बजती रहती, कोई ना कोई आवाज आती रहती है। वो भी एक रेयर केस में है कि मतलब लेस देन 1%, मतलब 0.1 0.2% लोगों में शायद देखने को ही मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में आप देख रहे होंगे ये कॉमन ड्रग्स है। एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डिरिथ्रोमाइसिन तो शायद नहीं सुनी होगी, तो इरिथ्रोमाइसिन, ये तीन जो है ये बेसिकली यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, मतलब यूएस में भी बिकती है, एफडीए ने अप्रूव कर रखी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपने सुनी भी होगी और बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं डेली बेसिस पर। कोई आपसे अगर पूछे कि भाई इन दोनों में ज्यादा असरदायक क्यों है, कौन है सॉरी, और क्यों हमने एक के बजाय दूसरे को यूज करना ज्यादा प्रेफर किया, तो एजिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन से ज्यादा असरदायक होती है। कारण ये है कि ये मैक्रोलाइड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, इनमें एस्टर्स होते हैं और एस्टर्स एसिड से डिग्रेड हो जाते हैं। एसिड के कारण इनके जो OH मोइटी होती है, H मोइटी होती है, वो अलग हो जाती है। तो उस केस में डिग्रेडेशन इनका हो जाता है। तो स्टमक एसिड में जाते से ही अगर कंपाउंड अपना डिग्रेड हो जाता है तो आगे बढ़ेगा, तो उसकी मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इतनी कंसंट्रेशन वो ब्लड सीरम में अटेन नहीं कर पाएगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो एरिथ्रोमाइसिन इस केस में थोड़ा फीका पड़ जाता है, उसका एसिड डिग्रेडेशन काफी हद तक हो जाता है। तो रिपीटेड डोज बढ़ानी पड़ेगी, और डोज बढ़ाने से साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। एजिथ्रोमाइसिन के केस में ऐसा नहीं है, उसमें 15 मेंबर की रिंग होती है कंपेयर टू एरिथ्रोमाइसिन 14 मेंबर रिंग, और ऐसे स्ट्रक्चर्स उससे प्रेजेंट होते हैं जो एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड के H+ से रिएक्ट कर लेते हैं, और वो अपना अलग कंपाउंड बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, अलग कंपाउंड बना लेते हैं, और वो जो मेन मोइटी होती है एक्टिव, जहाँ पे आपको एक्टिविटी मिलेगी, उस मोइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो मोइटी, वो कंपाउंड आपका आगे जाता है इंटेस्टाइन में और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव एजिथ्रोमाइसिन रहती है। बाकी कुछ ऐसी ड्रग्स है जो यूएस एफडीए ने अप्रूव नहीं करी, पर कुछ अलग कंट्रीज है वहां पर चलती है। तो ये सारी ड्रग्स जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ कुछ के आपने शायद नाम सुने, जैसे स्पायरामाइसिन वगैरह, डॉक्सीथ्रोमाइसिन अभी हमने देखा था। तो एक ड्रग इसमें ऐसी बता रखी जिसको अप्रूवल कहीं नहीं मिला है, अभी मेडिकल यूज के लिए मिला है। हो सकता है वो ट्रायल पीरियड में हो सकता है उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं।
तो अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला। हो सकता है इन केस फ्यूचर में मिल सकता है, पर अभी नहीं मिला है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब जो वीडियो है इसे हम समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से इतनी ज्ञान की बात काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं इस चैनल पे, और ऐसे ही कंटेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, उसके न्यूज़, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेली, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज या फार्मास्यूटिकल टर्मिनोलॉजीज या फार्मास्यूटिकल साइंस से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाता रहूं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको केवल पता ना पड़े, आप उसके बारे में समझे भी सही। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया।